Welcome guys. Today we move to synthesis for NDA and CDS, and this chapter is very important for class 9, 10th, 11th, 12th and the other aspirants who are appearing for the competitive exams. आज हम आएंगे कंपाउंड सेंटेंसेस पर। संयुक्त वाक्य हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ लिए और आज हम हैं कंपाउंड सेंटेंस पर। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है और शेष कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो कंजक्शन से जुड़ी रहती है और वो कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। अगर एक जैसी बातें हो रही हैं, एक व्यक्ति के दो गुणों का बखान हो रहा है, एक स्थान में दो वस्तुओं की चर्चा हो रही है, या दो घटनाएं एक ही प्रकार से जुड़ी हुई दो घटनाएं बताई जा रही हैं, तो हम वहाँ पर क्यूमुलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं, जिसमें आते हैं एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका जो एक शब्द याद करना है आपको, वह एंड याद कर लो। नंबर 2, आपने देखा होगा कहीं पर अंतर होता है दोनों की बातों में, दोनों के कंटेंट में, दो सेंटेंस के कंटेंट में विरोधाभास होता है। तो वैसी स्थिति में हम एडवर्जेटिव कंजक्शन यूज करते हैं, बट, यट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, व्हेयरएज, नेवरदलेस। तो इसका आप बट याद कर लो। लेकिन ऐसे ही कहीं पर विकल्प दिया हुआ रहता है थर्ड में, आप या तो ये काम करो या ये काम करो, तो ऐसी स्थिति में हम अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज करते हैं, और, यल्स, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर। तो आप इसके लिए अदरवाइज शब्द यूज करो, अदरवाइज शब्द याद करो। चौथा, आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस को पढ़ा आपने, उसको देखा, उसका प्रभाव दूसरे सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इलेक्टिव कंजक्शन यूज करते हैं, और वो इलेक्टिव कंजक्शन है हेंस, दस, सो, देयरफॉर, फॉर। तो आप इसके लिए सो शब्द याद करो। तो चार शब्द आपके पास होने चाहिए। चार प्रकार की घटनाएं, चार प्रकार की परिस्थितियां जब सेंटेंस में होती हैं, अलग अलग सेंटेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो चार प्रकार के हो सकते हैं, चार ढंग से हम उनको जोड़ सकते हैं। तो वो चार कंजक्शन क्या है? एंड, बट, अदरवाइज, सो। और जब डिटेल में अध्ययन करते जाओगे, अभ्यास बनाते जाओगे, तो उनके साथ के कंजक्शन आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब होता क्या है कि दूसरा कंजक्शन क्या नहीं आएगा। देखिए, कहीं कहीं पर परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि अगर आप दूसरे कंजक्शन को यूज करोगे तो उससे वाक्य की सुंदरता और अच्छी हो जाती है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में। कंबाइन, आज एक्सरसाइज नंबर 3। कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। एक सेंटेंस को क्या बनाओगे? मेन क्लॉज, और दूसरा क्या बनेगा? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और वो किससे जुड़ेगा? क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्जेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन या इलेक्टिव कंजक्शन से जुड़ेगा। नंबर 1, यू मे गो बाय ट्रेन, यू मे गो बाय बस, डोंट गो बाय कार। इसमें 3 सेंटेंस दे रखे हैं आपको। अब इनको जोड़ना है आपको। एक तो मेन क्लॉज रहेगी और शेष 2 क्लॉजेस कोऑर्डिनेट क्लॉज आएंगी। यू मस्ट गो बाय ट्रेन, आपको ट्रेन से जाना चाहिए। मस्ट शब्द आया, जरूर, अवश्य आपको ट्रेन से जाना चाहिए, ट्रेन को प्राथमिकता दो। यू मे गो बाय बस, भले ही आप किससे जा सकते हो? बस से भी जा सकते हो, भले ही आप बस से भी जा सकते हो। डोंट गो बाय कार, लेकिन कार से नहीं जाओगे। तो इसका मतलब यहाँ पर तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन कार से नहीं जाना है। बट नॉट टू गो बाय कार, ये तो बट आ जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये दो बातें एक जैसी हैं या थोड़ा सा इन पर अलग है। लेकिन ये सेंटेंस उसके लिए कह रहा है कि जो दो काम तो ऊपर कर रहे हो, दोनों में जो विकल्प चुन रहे हो आप, लेकिन आपको कार से नहीं जाना है। यहाँ पर क्या है? विकल्प है, ट्रेन से जाओ या बस से। तो क्या कहोगे? यू मस्ट गो बाय ट्रेन, अदरवाइज यू मे गो बाय बस, अन्यथा आप बस से भी जा सकते हो। तो आपको अगर एक शब्द याद था विकल्प में अदरवाइज, तो आपने अदरवाइज से काम चला लिया। तो क्या कहा आपने? केवल एक शब्द से याद करा रहा हूं मैं आपको, यू मे। अब देखो, यू मे शब्द है, मस्ट नहीं था। यू मे गो बाय ट्रेन, और या अदरवाइज। क्या अच्छा लग रहा है? चलो यहाँ पर आपने कहा अदरवाइज, हम और ही लिख लेते हैं। या यू मे गो बाय बस,
हम इसको ऐसे लिखते हैं, यू मे, क्योंकि मे गो रिपीट हो रहा है ना, यू मे गो बाय ट्रेन और बाय बस। अब आप ये नहीं कहोगे कि इसका वर्ब कहाँ गया, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया। अरे यही व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, इसी वर्ब के लिए कहा जा रहा है, तो हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करो, इसलिए अच्छा है कि लिख ही लो। और यू मे गो बाय बस, बट तीसरा वाला ये है, डोंट गो बाय कार। बट डोंट गो बाय कार। दो कंजक्शन आ गए, दो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गए, यू मे गो बाय ट्रेन और यू मे गो बाय बस। ये यू मे गो बाय ट्रेन मेन क्लॉज और यू मे गो बाय बस क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज, बट डोंट गो बाय कार कोऑर्डिनेट क्लॉज। और तीनों सेंटेंस मिलकर के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस। अब आपने कहा साहब इसको और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, वाक्य सही है ये, इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसको और सुंदर बनाया सकता है कि एक जगह दो ट्रेन है और एक ही आदमी जाने वाला है, तुम या तो ट्रेन से जा सकते हो या बस से जा सकते हो, ये हो सकता था। क्या कहा मैंने, यू मे गो आइदर बाय ट्रेन और बाय बस, ये हो सकता था, बट डोंट गो बाय कार। वो और अच्छा लगेगा जब मैं कह रहा हूं कि आइदर यू मे गो बाय ट्रेन, या तो आप ट्रेन से जा सकते हो, और बाय बस का मतलब है और यू मे गो बाय बस, या तुम बस से जा सकते हो। वो इससे भी और अच्छा सुनने में भी, बोलने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये काम तब करोगे जब आपको इसका अच्छा अभ्यास हो जाता है। और ये बट आएगा क्योंकि मना कर रखा है, बट डोंट गो बाय कार, लेकिन आप कार से मत जाना, वो अलग है। दोनों मतलब ठीक है, एक जैसी सवारियां हैं, एक जैसा आपको विकल्प दिया है, लेकिन कार से आपको नहीं जाना है। नंबर, और एक कंपाउंड सेंटेंस बना। नंबर 2, आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया। आई स्टेड देयर फॉर 1 month, मैं वहाँ 1 महीने के लिए रुका। देखो जाने वाला मैं ही हूँ, मैं जयपुर गया हूँ, मैं ही वहाँ 1 महीने के लिए रुका। तो मेरी 2 प्रकार की घटनाएं, मेरी 2 प्रकार की बातें, मेरे प्रवास की 2 बातें, मेरे टूर की 2 बातें कही जा रही हैं। तो एक जैसी बातें हैं वो, तो किससे जोड़ोगे उनको, क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। तो क्या कहोगे, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर एंड आई स्टेड देयर फॉर 1 month, एंड आई, बताइए, स्टेड, मैं रुका वहाँ, आई स्टेड देयर फॉर 1 month। I went to Jaipur main clause and I stayed there for 1 month, coordinate clause, sentence क्या बना, compound। Next 3, the monsoon failed, मानसून जो था इस बार असफल रहा। The tanks became almost dry, जो तालाब है लगभग सूख चुके हैं। तो क्या होगा, मानसून फेल हुआ तो क्या हुआ, जो टैंक्स हैं वो क्या हो गए, लगभग सूख गए। तो मौसम की 2 घटनाएं हैं, दोनों एक जैसी हैं। मानसून नहीं आया तो पानी का ना आना, तो इसलिए इसको एंड से जोड़ सकते हो। अगर आप कहते हो साहब ये तो प्रभाव भी दिखा रहा है, देखो मानसून फेल हुआ इसलिए टैंक्स लगभग सूख गए हैं, और अच्छा लग रहा है आपको, तो यहाँ पर आप इलेक्टिव कंजक्शन भी ला सकते हो। देख लो, एंड से जोड़ोगे तब भी सही है क्योंकि मौसम की 2 घटनाएं हैं। और अगर आपने कहा साहब मानसून फेल होने से ये काम हुआ है, तो इसको हम इलेक्टिव कंजक्शन से भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। द मानसून फेल्ड, मानसून फेल हो गया, इसका प्रभाव क्या पड़ा, तालाब लगभग सूख गए। सो क्या शब्द आएगा फिर, सो द मानसून फेल्ड, सो the tanks
So the tanks became almost dry. Almost dry. इसलिए फलतः टैंक्स जो थे, तालाब जो थे, अधिकांशतर सूख गए हैं. The main monsoon failed main clause, so the tanks became almost dry. क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज. ये वाक्य भी स्वतंत्र वाक्य है, वो भी इस पर निर्भर नहीं है मेन क्लॉज पर. और इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या कहलाया? कंपाउंड सेंटेंस. नंबर 4. He went to कानपुर, he saw a गन फैक्ट्री there. He went to कानपुर, वो कानपुर गया, उसने वहाँ एक गन फैक्ट्री देखी. भाई उसके टूर की दो बातें हैं. कोई व्यक्ति है जो कानपुर गया और उसी ने वहाँ गन फैक्ट्री देखी. तो एक जैसी बातें हैं, तो किससे जोड़ोगे इसको? क्यूमुलेटिव कंजक्शन से. क्या कहेंगे? He went to कानपुर. क्या हुआ? ये मेन क्लॉज. एंड ही सॉ. अब ये दोबारा मैं ही लिख रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा ना, बोलने में ऐसा प्रयोग नहीं होता है. सीधे सीधे कहा जाता है एंड सॉ. आप मान लेना यहाँ पर ही है, यही व्यक्ति है, वहाँ पर भी सब्जेक्ट कहाँ गया कहोगे तो. एंड सॉ अ गन फैक्ट्री देयर. क्योंकि हमने इसके माध्यम से बोलना भी सीखना है, तो इसलिए आप ख्याल करो जितना हो सकता है. ही वेंट टू कानपुर एंड सॉ ए गन फैक्ट्री देयर. इसका मतलब हुआ एंड ही सॉ ए गन फैक्ट्री देयर. तो एंड ही सॉ ए गन फैक्ट्री देयर, ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेट क्लॉज. ही वेंट टू कानपुर क्या हुआ? मेन क्लॉज. तो इसलिए एंड से जोड़ने के बाद क्या बना? वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनी, और सेंटेंस क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट 5th. ही इज सैड, ही इज होपफुल. वो उदास है, वो आशावान है. दोनों विरोधाभासी बातें हैं. उदास होने का मतलब फिर आशा छोड़ देने को ही उदास होना कहते हैं, लेकिन वो आशावान है. तो क्या कहोगे? ही इज सैड बट ही इज होपफुल. बट से काम चलना है आपका. क्या कहा आपने? ही इज सैड, मेन क्लॉज होगी है. वो दुखी है, फिर भी, लेकिन जो बट आ रहा है ना उसकी जगह में, फिर भी आशावान है. तो क्या लिखोगे? ही इज सैड स्टिल. फिर भी. लो, आपने बट की जगह में आप येट ला सकते हो, आप स्टिल ला सकते हो. स्टिल ही इज होपफुल. अगर आपको ये शब्द यूज नहीं है, याद ही नहीं है, तो आप क्या भरोगे? बट भरोगे. उससे भी सेंटेंस सही है. नंबर 6. ही इज वाइज, ही इज ब्रेव ऑल्सो. देखो, एक व्यक्ति के दो गुण हैं, बुद्धिमान भी है, ब्रेव भी है. ऑल्सो, ब्रेव भी, ऑल्सो शब्द से आपको कोई हिंट मिल गया होगा. एक जैसी बात है, एंड से जोड़ेगा. ही इज वाइज एंड ही इज ब्रेव ऑल्सो. लेकिन इसमें और अधिक सुंदरता आ सकती है. इस ऑल्सो से आपको थोड़ा संकेत मिल गया है. न केवल वह बुद्धिमान है, बल्कि वो क्या है? बहादुर भी है. तो जो एंड से जुड़ते हैं वो किससे जुड़ते हैं? कहीं पर अगर दो गुण दे रखे हैं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, एडजेक्टिव है ना दोनों, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ोगे तो और अच्छा लगेगा. तो क्या कहोगे? गुणों को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? ही इज़ नॉट ओनली वाइज. जो गुण है उनके आगे लगेगा नॉट ओनली और बट ऑल्सो. ही इज़ नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो ब्रेव. बट ब्रेव ऑल्सो. बट ऑल्सो, ब्रेव को आप बट ब्रेव ऑल्सो लिख सकते हो. ऑल्सो को लास्ट में लिखा जाता है. तो क्या कहा मैंने? ही इज नॉट ओनली पहले नहीं आएगा. गुणों को हो रही है तुलना आपस में, तो इसलिए क्या आएगा? ही इज. हम गुणों को हाईलाइट कर रहे हैं. नॉट ओनली वाइज, ये है आपका मेन क्लॉज. ही इज नॉट ओनली वाइज. फिर आता है बट ऑल्सो. बट ऑल्सो को हम क्या करें? पहले बट लिख लें. बट क्या कहोगे? ही इज ब्रेव ऑल्सो. बट ही इज ब्रेव ऑल्सो.
अब हम क्या करते हैं, ही यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, फिर हम यहाँ इज और ही क्यों लिखें दोबारा। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, वो लिख लें ही इज, और जो जिनके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है वो लिखेंगे क्या, बट ब्रेव ऑल्सो, वो ऑल्सो को बाद में लिखेंगे। अगर कोई लिखता है ही इज़ नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो ब्रेव, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि बट ब्रेव ऑल्सो, ऑल्सो को आप बाद में लिखें। बट ब्रेव ऑल्सो का मतलब क्या हुआ, बट ही इज ब्रेव ऑल्सो। ये ही जो है यहाँ है तो कॉमन माना जाता है, तो हमेशा रिपीटेशन को इंग्लिश में जो है अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। हम जब इसको पार्जिंग करेंगे तो कैसे बोलेंगे, ही इज़ नॉट ओनली वाइज मेन क्लॉज बट ही इज ब्रेव ऑल्सो कहेंगे, क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और सेंटेंस क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस। 7 गॉड इज मर्सीफुल, ही फीड्स इवन द हेल्पलेस। गॉड जो है दयावान है, वह बेसहारा लोगों को भी भोजन देता है, बेसहारा लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करता है। तो क्या कर रखा है गॉड का, बोलो, बस दोनों गुण है उसके। गॉड इज मर्सीफुल भी है एंड ही फीड्स इवन द हेल्पलेस। गॉड इज बोथ मर्सीफुल एंड ही फीड्स इवन द हेल्पलेस। अगर आप कहते हो केवल एंड से बनाए तो गॉड इज मर्सीफुल एंड ही फीड्स इवन द हेल्पलेस, क्या कहोगे, गॉड इज मर्सीफुल, क्या हो गया ये मेन क्लॉज, एंड क्या होगा, एंड ही फीड्स इवन द हेल्पलेस। He feeds even the helpless. God is merciful main clause and he feeds even the helpless coordinate clause। एक जैसी बातें थी, एंड से जोड़ दी और सेंटेंस क्या बना, कंपाउंड। नेक्स्ट 8 हेट बिगेट्स हेट, घृणा से घृणा पैदा होती है। लव बिगेट्स लव, लव से लव प्राप्त होता है। तो क्या कहोगे, हेट बिगेट्स हेट है ना, एंड लव बिगेट्स लव। दो कहावतें हैं, उन कहावतों को हम एंड से जोड़ देते हैं। क्यों, बट से क्या जोड़ें फिर, लेकिन लव से लव मिलता है, हेट बिगेट्स हेट, जबकि तो वाइल से जोड़ दो। फिर अगर आपको लग रहा है कि बट ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड से, तो वर्ड की जगह में आप वाइल लाओ। भाई घृणा से घृणा पैदा होती है, जबकि उसी समय अगर आप प्यार करोगे तो उससे प्यार मिलेगा। तो वाइल लव बिगेट्स लव, ये मुहावरा भी है। तो हेट बिगेट्स हेट, क्योंकि हेट और लव दो जरा विरोधाभासी बातें हैं ना, इसलिए एंड जोड़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। बट से ठीक है, और बट की जगह से क्या लिख रहे हो आप, बट की जगह में वाइल, जबकि हेट बिगेट्स हेट वाइल लव बिगेट्स लव। घृणा घृणा को पैदा करती है, जबकि लव जो है लव को प्राप्त करता है। तो वाइल लव बिगेट्स लव, ये कोऑर्डिनेट, ये कौन सी क्लॉज होगी, कोऑर्डिनेट, समकक्ष। किसके समकक्ष, मेन क्लॉज के समकक्ष, उसके दोस्त, उस पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है। और हेट बिगेट्स हेट मेन क्लॉज। अगर आप इतना टुकड़ा भी बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, इसके पर निर्भर वो नहीं है। 9 द बॉय गॉट द फर्स्ट प्राइज, लड़के को पहला पुरस्कार मिला। ही स्टूड फर्स्ट, वो पहला आया। एक बच्चे की दो बातें कह रही हैं, वो भी सही है, लेकिन उससे अच्छा ये है कि देखो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इसको पहले, ही स्टूड फर्स्ट। अब इसमें एक चीज़ और होती है,
और कुछ वर्ड होते हैं ना हमारे WH, जैसे वेर, वन, ये शब्द भी जो है कंजक्शन का काम करते हैं। तो क्या होगा, नहीं तो हमको शो लिखना पड़ा ना, ही स्टूड फर्स्ट सो द बॉय गॉट द फर्स्ट प्राइज, इसका प्रभाव इस पर पड़ा, पहला आया तब उसको ये चीज़ मिली। ये तो ठीक है, सो से आपने कह दिया, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, और जबकि उसे, और जहाँ की उसे, जैसे द बॉय गॉट द फर्स्ट प्राइज वन ही स्टूड फर्स्ट, उसका मतलब होता है एंड वन। लेकिन अब वो जब लंबा अभ्यास करोगे तभी आएगा, इसलिए अभी मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, मेन क्लॉज इसको बना रहा हूँ मैं। ही स्टूड फर्स्ट, ही स्टूड फर्स्ट, द बॉय गॉट द फर्स्ट प्राइज, क्या होगा, द बॉय गॉट द फर्स्ट प्राइज क्या हो जाएगा, ही स्टूड फर्स्ट, वो पहला आया, पहले आने का प्रभाव दूसरे में पड़ रहा है, सो द बॉय गॉट द फर्स्ट प्राइज, किससे जोड़ रहा हूँ मैं इसको, सो से, इलेटिव कंजक्शन, सो, तो द बॉय आना चाहिए यहाँ पर। पहले सेंटेंस में द बॉय को, नाउन को पहले लिख लो, द बॉय स्टूड फर्स्ट, सो अब द मत लिखो, अब क्या लिखो इसकी जगह में प्रोनाउन, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, सो ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। और उस इसका अच्छा तरीका ये होता है, अगर आप अभ्यास करोगे, द बॉय गॉट द फर्स्ट प्राइज फॉर ही स्टूड फर्स्ट, के खातिर, पहला आने के खातिर, पहली स्थिति आने के खातिर उस लड़के को पहला प्राइज मिला। ये इसका और अच्छा है ट्रांसलेशन। देखिए क्या लिखूंगा मैं, द बॉय गॉट द फर्स्ट प्राइज फॉर आएगा के खातिर, फॉर ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, ही स्टूड फर्स्ट, फॉर ही स्टूड फर्स्ट। ये और अच्छा है, लीजिए ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये जब तब होता है जब आप अभ्यास कर लेते हैं खूब अच्छा, स्वयं आपके मुँह से ये शब्द निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा, आज हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाए, हमने एक मेन क्लॉज और शेष कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस क्या बन रहे हैं, कंपाउंड। तो इसको, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखें। अच्छा लगने पर, पाठ समझ में आने पर इसको आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।